हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम पंचायती राज का दूसरा पार्ट हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में दोस्तों हमने देखा था कि पंचायती राज क्या होता है, वह भारत के कौन से संविधान संशोधन के तहत लाया गया और उसका मूल उद्देश्य क्या है, ये हमने पहले वाले वीडियो में कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो आज के क्लास में दोस्तों हम देखेंगे पंचायती राज का इतिहास, कि पंचायती राज की शुरुआत कब से हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत दोस्तों देता है वैदिक काल में। वैदिक काल का जो समय था वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था, और उस समय का जो समाज था वो एक कबीलाई समाज था। तो वहाँ पर क्या हुआ करता था, सभा हुआ करता था, समिति हुआ करता था और विदत हुआ करता था, जो कहीं ना कहीं पंचायती राज के जैसा ही कार्य करता था। वो समाज था कबीलाई समाज, और आज का जो समाज है वो एक विकसित समाज हो गया है। फिर हम चलते चोल वंश में। चोल वंश में सबसे पहली बार पंचायत शब्द का प्रयोग किया गया था। राज करते थे तंजावुर में। तंजावुर कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में, ठीक है। 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच पंचायत शब्द का प्रयोग किया गया था चोल वंश के द्वारा। अगर कभी आपके एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है तो आपको ये सारे पॉइंट याद रहने चाहिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं ब्रिटिश शासन में। ब्रिटिश शासन में सबसे पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो ने, किसने, लॉर्ड मेयो ने विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था लाया, ठीक है। लॉर्ड मेयो ने 1872 में विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था लाने का प्रयास किया गया, जिसमें आपने देखा था इससे पहले वाली क्लास में दोस्तों कि विकेंद्रीकृत क्या होता है। विकेंद्रीकृत मतलब शक्तियों का विस्तार कर देना, शक्तियों का विभाजन कर देना। कहाँ तक, उच्च लेवल से निम्न लेवल तक, मतलब सेंट्रल लेवल से ग्राम स्तर तक या गांव के क्षेत्रों तक, ताकि वहाँ के लोगों को समस्या खुद सॉल्व कर सके। तो लॉर्ड मेयो ने किस चीज़ पर काम किया, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पर और कर पर। लेकिन ये क्या हो गया, असफल हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था किसने लाया था, तो आपको ध्यान देना है, लॉर्ड मेयो ने 1872 में लाया गया था, और ये लेकिन ये क्या हो गया था, असफल हो गया था। अब हम ब्रिटिश शासन के दूसरे पॉइंट की बात करें तो 1882 में 1882 में लॉर्ड रिपन आए। लॉर्ड रिपन ने किसका गठन किया, जिला परिषद का और तालुका परिषद का। तालुका जो परिषद है वो क्या होता है, गांव को मिलाकर, जो बहुत सारे गांव हो गए उनको मिलाकर जो एक परिषद बनता है ना, उनको क्या कहते हैं, हम तालुका परिषद कहते हैं। जैसे आज हम बहुत सारे 1 2 4 5 गांव, 2 3 गांव को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, ग्राम पंचायत बनाते हैं ना। उसी तरीके से तालुका परिषद का गठन हुआ। तालुका परिषद में क्या होता था, निर्वाचन होता था। और आपने देखा कि इससे पहले जो लॉर्ड मेयो ने जो बताया उसमें निर्वाचन नहीं बताया था, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या बताया, तालुका परिषद में निर्वाचन का जिक्र किया था, ठीक है। और इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, स्थायी स्वशासन के जनक। आज़ादी के पूर्व, अगर आपको बात करेंगे आज़ादी के पूर्व, बिफोर इंडिपेंडेंस, तो कौन है स्थायी स्वशासन के जनक आज़ादी के पूर्व, लॉर्ड रिपन, आपको याद रखना है। अगर आपको आज़ादी के बाद बोले जाएगा तो अगर आपको आज़ादी के बाद बोला जाएगा तो आपको ध्यान रखना है, स्थायी स्वशासन के जनक आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और आज़ादी के पूर्व लॉर्ड रिपन थे। कि सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि ये क्या हुआ, ये सफल भी रहा। जो लॉर्ड मेयो ने किया था वो क्या था, विफल हो गया, असफल हो गया, और ये क्या, सफल रहा। अब उसके बाद आगे चलते हैं हम। 1907 में CS समिति बनी, जिसपे पंचायती राज पर बल देने का प्रयास किया गया। फिर उसके बाद 1907 में ही लॉर्ड मार्ले समिति बनी, उसने भी क्या किया, उन्होंने भी पंचायती राज पर कार्य किया। फिर 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया। क्या आया, मार्ले मिंटो सुधार, जिसमें चुनाव की बात की गई, पहली बार चुनाव की बात की गई। उसके बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार आया, जिसमें प्रांतों में द्वैत शासन का जिक्र किया गया है, ठीक है। आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं, क्योंकि ये 1 लाइनर क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं, या आपको
पूछ दिया जाएगा कि आज़ादी के पूर्व पंचायती राज से संबंधित कथनों को बताइए, तो आपको ये सारे पॉइंट याद रहने चाहिए। उसके बाद 1935 में भारत शासन अधिनियम आया, उसमें राज्य उन्होंने बोला कि जो पंचायती राज है ना, वो राज्य सूची का विषय है। किसका बताया कि जो पंचायती राज है वो राज्य सूची का विषय है। 1947 में हमारा भारत क्या हो गया, आज़ाद हो गया। ठीक है, पहले वैदिक काल से कहीं ना कहीं हम सभा विधि समिति देखे, फिर उसके बाद आया चोल वंश में सबसे पहली बार पंचायत शब्द का प्रयोग हुआ, फिर उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट आता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट में क्या किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो लॉर्ड मेयो ने हैं उन्होंने क्या किया, विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था लाने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहा। उसके बाद लॉर्ड रिपन आए, उन्होंने अलग अलग परिषद का गठन किया और वो क्या रहा, सफल भी रहा, है ना। उसके बाद अलग अलग सुधार आए। फिर उसके बाद 1935 में भारत शासन अधिनियम आया जिसमें राज्य सूची का विषय बताया गया। फिर 1947 में लास्ट में हमारा भारत क्या हो गया, आज़ाद हो गया। अब आज़ादी तो मिल गई, लेकिन पंचायती राज के पक्ष में क्या थे, एक तो समर्थक में थे, कौन थे समर्थक में, गांधी जी थे। गांधी जी का कहना था कि गाँव को क्या करे, जब गाँव अच्छे होंगे, गांव पे अगर गांव के लोगों की समस्या वहाँ के लोग स्वयं उस समस्या का सॉल्व करेंगे, समाधान करेंगे, तो गांव से लेके हमारा देश भी क्या होगा, देश की स्थिति भी बदलेगी। अगर गांव की स्थिति अच्छी रहेगी तो हमारे देश की स्थिति अच्छी रहेगी। लेकिन इसके विरोधी भी थे। विरोधी कौन थे, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो आज़ादी के बाद ये समस्या आ गई कि एक तो इनके विरोध में थे और एक इनके पक्ष में थे। उसके बाद 1950 में फिर वहाँ पर सॉल्यूशन, यहाँ पर एक बीच का समाधान निकाला गया। समाधान ये था कि 1950 में श्रीमन नारायण अग्रवाल ने भारत के संविधान में भाग 4 में क्या है, भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या जोड़ दिया, अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40 जोड़ दिया। और उसमें क्या प्रावधान कर दिया, आप देखेंगे इसमें प्रावधान कर दिया, जो राज्य है वो ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियों का वह प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए उपयुक्त हो। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, अनुच्छेद 40 में, आर्टिकल 40 में ये कहा गया कि जो ग्राम हैं वो क्या कर सकते हैं कि ग्राम पंचायतों का गठन कर सकते हैं और उन्हें कुछ शक्तियाँ दे दी जाएगी जो क्या कर सकते हैं, उन शक्तियों के जरिए वहाँ का शासन चला सके। लेकिन इसे क्या किया गया, इसे कंपलसरी नहीं किया गया। मतलब इसे अगर वो गांव चाहती है तो बना सकती है या तो नहीं भी बना सकती, ये उस क्षेत्र की समस्या है या उस राज्य सरकार की। तो फिर यहाँ पर बीच का समाधान निकाल दिया गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आज़ादी के बाद चुनाव हुआ जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो क्या हुए, हमारे प्रधानमंत्री बन के सबके सामने आए, देश के सामने। तो उनके सामने अब समस्या ये खड़ी हो गई, जब वो कहीं भी जाते थे तो उनको पूछते थे कि आप क्या कर रहे हैं हमारे इस देश के लिए, क्योंकि उस समय जब आज़ादी के बाद हमारी देश की स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई थी। खाने के लिए अन्न नहीं था, हर जगह गरीबी थी। जब अंग्रेज़ छोड़ के गए थे वो ऐसी स्थिति में छोड़ के गए थे कि आप जब इतिहास पढ़ेंगे ना तो फिर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतिहास तो पूरा सच नहीं होता, क्योंकि ये सब हम इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सच में जाके देखेंगे, जब हम होते तो वो स्थिति इतनी दयनीय थी कि इतिहास से ऐसे लगता है कि इतिहास से भी लिखी गई बातों से भी ज़्यादा दयनीय रही होगी। तो फिर उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू पीएम बन के सबके सामने आए, प्रधानमंत्री बन के। तो फिर जब वो प्रधानमंत्री बन के सामने आए तो फिर लोगों ने पूछा, तो फिर उन्होंने क्या किया, कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कौन सी कार्यक्रम लाया, उन्होंने 2 अक्टूबर 1952 को 1952 को क्या किया, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें क्या कहा गया
ये आपको याद रखना है कि अगर पूछ दिया जाए एग्जाम में पंचायती राज से रिलेटेड सामुदायिक विकास क्रम की शुरुआत किसके द्वारा हुई, ये हुई पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और ये पहला ऐसा कार्यक्रम था जो पंचायती राज के लिए शुरू की गई थी। इसमें क्या कहा गया है, इसका उद्देश्य क्या है देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेहरू जी ने पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक विकसित करने की ठानी और उन्होंने सामुदायिक विकास, यहाँ पर देखो सामुदायिक विकास, यहाँ पर ये केंद्रों को काट के आप कार्यक्रम करना, ठीक है दोस्तों। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य आप देखेंगे इसका उद्देश्य था इन कार्यक्रमों के द्वारा ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना था। ग्रामीण विकास हो, कहीं ना कहीं हमारे गांव से रिलेटेड है ना, जो किसके समर्थक में है, महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी ने कहा था ना, इसमें क्या है, खंड ब्लॉक या जनपद को इकाई मानकर इसके विकास हेतु सरकार द्वारा बनाए गए योजनाओं को जनता तक पहुंचाना था। सरकार जो योजनाएं बना रही है किसके माध्यम से पहुंचाना है, गांव तक, जनपद या ब्लॉक को इकाई बनाकर उसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना था। और इसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम इसका हुआ कि जनता का अधिकार नहीं दिया गया, और जनता को जब अधिकार नहीं दिया गया और सरकारी अधिकारी तक सीमित रह गया और भ्रष्टाचार के कारण क्या हो गया, असफल हो गया। वही है, आज भी होता है ना, ये कहीं ना कहीं ये समस्या आज भी है। ये तो पहले की बात थी, आप तो पहले समझते थे, लेकिन आज समाज पढ़ा लिखा, सोच इतनी आगे जाने के बावजूद भी क्या है कि आज भी ये समस्याएं रहती है कि कभी कभी गवर्नमेंट जो योजनाएं हैं उनका पैसा बड़े बड़े अधिकारी खा जाते हैं। तो फिर ये समस्या तो वहाँ पर भी रही होगी कि ये समस्या, जो योजनाएं थी उनका पैसा या उनका लाभ जो है वो होने से पहले ही बंद हो जाता था, और ये लास्ट में जो कार्यक्रम है वो असफल रहा। फिर उसके बाद फिर से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने योजना प्लानिंग के द्वारा, ठीक है, योजना आयोग के द्वारा उन्होंने फिर से 2 अक्टूबर 1953 में फिर से एक कार्यक्रम की शुरुआत की, राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की। इसका उद्देश्य भी है ग्रामीण विकास और स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना, गांव-गांव में शिक्षा का प्रसार करना, अधिकारियों को नियुक्त कर उनसे जनता की परेशानियों को जानने को कहा और उसके अनुसार योजना और कानून बनाने की बात की गई। यहाँ पर ये पॉइंट है कि चलो स्थानीय स्वशासन करना, शिक्षा का प्रसार करना, और लेकिन इसमें एक पॉइंट है कि यहाँ पर एक ऐसे अधिकारी नियुक्त करेंगे इस कार्यक्रम के जरिए जिसमें अधिकारी गांव में जाएंगे और उनकी समस्याओं को जानेंगे। पहले वाले कार्यक्रम में क्या था कि उसमें था कि पहले से योजनाएं बना दी गई गवर्नमेंट के द्वारा, फिर उसे गांव तक पहुंचाना था। लेकिन इस वाले कार्यक्रम में क्या था कि गांव में पहले जाना, फिर वहां की समस्याओं को जानना, फिर उसके बाद ही गांव उसके जरिए ही कार्यक्रम बनाना। जैसे गांव में पानी की समस्या है, गांव में गरीबी की समस्या है, खाद्यान्न की समस्या है, तो फिर कोई समिति गई, कोई अधिकारी गया गांव में, वहाँ उनको पता चला जल की समस्या है, पानी की समस्या है, खाने की समस्या है, तो फिर वो पीएम के पास जाते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास, फिर उनको बताते कि ये समस्या है। तो फिर जल जीवन कार्यक्रम निकाल दिया। वो हो सकते अलग अलग कार्यक्रम निकाल दे, राष्ट्रीय जल कार्यक्रम निकाल दे जिसमें पानी मिले पीने के लिए। अगर हम परिणाम की बात करें, फिर से ये क्या रहा, असफल रहा। क्यों असफल रहा, भ्रष्टाचार के कारण और लोगों में सहभागिता की कमी थी। क्या थी, लोगों में सहभागिता। जब तक आप उस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक, क्योंकि कोई भी अकेली सरकार हो, गांव की बात करेंगे तो अगर आपके गांव में अगर कुछ कार्यक्रम हो रहा है तो आप बोलेंगे कि ये सरपंच का काम है, तो क्या वो कार्यक्रम अच्छे से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। उसमें आपके गांव वालों की भी भागीदारी ज़रूरी है। अगर हम कुछ कार्यक्रम हो रहा है, अगर आपके देश के मुखिया ये योजना की शुरुआत करें तो उसमें लोगों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन उस टाइम भागीदारी नहीं हुआ करती थी, जिसके कारण ये क्या हो गया, असफल हो गया। अब उसके बाद अब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो क्या हो गए, अब सोच में पड़ गए कि मैंने 2 कार्यक्रम किए भाई, दोनों कार्यक्रम असफल हो गए, ऐसा क्यों हुआ। अब उनको तो समझ नहीं आ रहा था। बलवंत राय को बुलाया, अब ये आगे देखते हैं। बलवंत राय को बुलाया और उन्हें अपनी सारी बात बताई और उन्होंने एक समिति बनाने को कहा कि जो
जाएंगे और इसका निरीक्षण करेंगे क्यों असफल रही और इसका सुझाव क्या है। उन्होंने बलवंत राय से कहा कि ये दोनों के बारे में आप मुझे आकर बताइए कि क्यों असफल हुई और इसके सुझाव क्या है। तो फिर आइए देखते हैं। यहाँ पास लिखा है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम, इन कार्यक्रम की असफलता को जानने और उपाय सुझाने के लिए सरकार द्वारा बलवंत राय की अध्यक्षता में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया है। ठीक है। उसके बाद इस समिति ने द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कब किया गया? 24 सितंबर 1957 को रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया समिति द्वारा। 22 जनवरी 1958 को रिपोर्ट स्वीकार कर लिया गया। किसके द्वारा स्वीकार किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। और इस कार्यक्रम की जो क्या है, इस कार्यक्रम की क्योंकि इसमें दो बात कही गई थी, एक तो असफलता जानने के लिए दोनों कार्यक्रम की, और इसमें सुझाव देने के लिए। तो फिर कार्यक्रम की असफलता के बारे में इन्होंने कहा कि पहला कारण बताया भ्रष्टाचार, और दूसरा जो कारण है वो है लोगों में सहभागिता की कमी, जो किसी भी कार्यक्रम के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कार्यक्रम सक्सेसफुल नहीं रहेगा। दूसरा, इन्होंने सुझाव देने के लिए कहा गया था, और इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि पहला जो सुझाव है वो है पंचायती राज की स्थापना की बात की गई, और दूसरा है वो पंचायती राज त्रिस्तरीय होना चाहिए, इसकी बात की गई। बलवंत राय मेहता है समिति, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि बताया गया है कि यदि स्थानीय स्वशासन की स्थापना करना है तो आपको पंचायती राज की स्थापना करनी होगी। पंचायती राज जो हमने पढ़ लिया था कि आपको शक्तियों का विस्तार करना होगा, और अब ये त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की बात कही। त्रिस्तरीय में क्या क्या था? जिला परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, जनपद ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत समिति की बात की गई थी। तो बलवंत राय ने अपना सुझाव दे दिया। जो नेहरू जी ने कहा था कि उनको क्या चाहिए था? असफलता, और उसके लिए सुझाव चाहिए था, तो उन्होंने पंचायती राज की बात कह दी। अब देखते हैं आगे क्या क्या हुआ, और आगे ऐसे कौन कौन सी समितियां बनी। ऐसे बलवंत राय के जैसे बहुत सारी और भी समितियां बनी जिन्होंने अपने अपने राय रखे। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बलवंत राय के सुझाव पर क्या क्या किया गया। बलवंत राय मेहता ने तो कह दिया कि आपको पंचायती राज की स्थापना करना होगा स्थायी स्वशासन के लिए, और दूसरा क्या है, आपको त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना करना होगा। तो फिर नेहरू जी ने क्या किया कि पंचायती राज स्थापना के लिए 1958 में सबसे पहला प्रयोग किया गया त्रिस्तरीय पंचायती राज। कहाँ किया? आंध्र प्रदेश में, जो क्या रहा? सफल रहा। ठीक है। फिर इसके बाद जब हमने, आपको याद रखना है कि ये प्रयोग किया गया था। टेस्ट दिलाते हैं ना, टेस्ट दिलाते हैं, फिर टेस्ट दिलाने के बाद हम मेन एग्ज़ाम करते हैं, तो पहले उसका टेस्ट हुआ। तो अगर आपको प्रयोग की बात आएगा अगर एग्ज़ाम में कि सबसे पहले पंचायती राज का प्रयोग कहाँ किया गया है, तो वो आंध्र प्रदेश में किया गया था। आप जल्दबाजी में राजस्थान नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको प्रयोग की बात की गई है, ना कि लागू करने की। उसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को क्या हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायती राज की स्थापना की गई। तो जब पंचायती राज की स्थापना कब की गई? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नौगांव जिले में। अगर स्थापना की बात की जाएगी तब आप राजस्थान के नौगांव जिले लगाएंगे। इसी कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को आज़ादी के बाद स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को ही आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में पंचायती राज की स्थापना हुई। पहले हुई, प्रयोग हुआ आंध्र प्रदेश में, लेकिन स्थापना कब हुई? राजस्थान में 1959 को। फिर 11 अक्टूबर 1959 को ही दूसरे जो स्टेट है आंध्र प्रदेश में पंचायती राज की स्थापना की गई। क्योंकि ये कार्य जो प्रयोग था वो सफल रहा था, तभी क्या किया नेहरू जी ने इसको अलग अलग राज्यों पे इसकी स्थापना कर रहे थे। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, आपको एग्ज़ाम में आपको ये पूछा जाता है। पंचायती राज के मूर्तिकार किन्हें कहा जाता है? तो पंचायती राज के मूर्तिकार, पंचायती राज की व्यवस्था लाने का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता इसका आंसर आएगा। पंचायती राज के जनक, मूर्तिकार और जनक कौन है? बलवंत राय मेहता। लेकिन स्वतंत्रता पूर्व, बिफोर इंडिपेंडेंस, कौन है पंचायती राज स्थानीय स्वशासन के जनक? लॉर्ड रिपन। लेकिन
स्वतंत्रता के बाद मतलब स्वतंत्र भारत में कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके आंसर है। स्वतंत्रता के पूर्व, बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस। बिफोर इंडिपेंडेंस लॉर्ड रिपन एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको याद रखना है स्थायी स्वशासन के जनक। के बाद हम आगे चलते हैं। आगे ऐसे बहुत सारी समितियाँ आई जिन्होंने पंचायती राज हेतु बहुत सारे सुझाव दिए। तो उसमें कुछ सबसे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट समिति देख लेते हैं। 7 समिति है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप देखेंगे जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो आपको ये समितियाँ आपको दिख जाती है। तो सबसे पहली समिति हमारी बलवंत राय मेहता समिति, दूसरी है अशोक मेहता समिति, तीसरी है GVK राव समिति, चौथी है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, पाँचवीं है PK थुम्बन समिति, छठवीं है गाडगिल समिति और सातवां है भूरिया समिति। तो आपको इसको ट्रिक के थ्रू बैग ठीक है, बैग से PG, ठीक है, PGB, आपको इस टाइप से आपको ट्रिक आप अपने तरीके से कुछ भी ट्रिक लगा सकते हैं, आपको याद रहना चाहिए। हम आगे देखेंगे दोस्तों कि ये समितियों द्वारा क्या क्या सुझाव दिए गए और उसके बाद सुझाव के बाद कौन कौन से राज्य में कौन कौन से पंचायती राज, कितने स्तर के पंचायती राज का गठन किया गया, ये हम आने वाली क्लास में जानेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको पंचायती राज की जो इतिहास है वो समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।